नमस्ते बच्चों, आप सब स्वस्थ हो। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ठीक है ना। आप बड़े बच्चे हो, अपने माता पिताओं का, बड़े लोगों का और अध्यापकों का कहना मानिए और दिया हुआ वर्क कार्य समय पर कर स्कूल के मेल आईडी को भिजवा दीजिए, ठीक है ना। तो आज हम 10th क्लास सेकंड लैंग्वेज हिंदी 10th क्लास सेकंड लैंग्वेज हिंदी लेसन नंबर 4 का जो शेष भाग बचा हुआ है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो आप आपकी किताब खोलिए और लेसन 4 का नाम क्या है? कण कण का अधिकारी। यह एक कविता पाठ है। लेसन 4, ओके। कण कण का अधिकारी, कण कण का अधिकारी, कण कण का अधिकारी। यह एक कविता पाठ है और इस कविता को जिसने लिखा है उस कवि का नाम है डॉक्टर रामधारी सिंह। कवि का नाम है डॉक्टर रामधारी सिंह, जो हिंदी साहित्य जगत में दिनकर के नाम से जाने जाते हैं। दिनकर का अर्थ क्या है पता है ना? सूरज। सूरज को दिनकर कहा जाता है, ठीक है। तो इस कविता के शेष भाग का हम आज अध्ययन करेंगे। देखिए, आज हम जिन पंक्तियों को पढ़ेंगे वो पंक्तियां हैं। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुज मात्र का धन है, धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है, ओके। और जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजित प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। इन पंक्तियों का आज हम इस सेशन में अध्ययन करेंगे। तो ध्यान से सुनिए। मैं पंक्तियों को बोर्ड पर यानी श्वेत फलक पर, श्वेत पट पर लिख रही हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं पंक्तियों को लिख रही हूँ। जिसने श्रम जल दिया, जिसने श्रम जल दिया उसे, जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, पीछे मत रह जाने दो। विचित्र प्रकृति से पहले, विचित्र प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो, उसको सुख पाने दो। उसको सुख पाने दो। देखिए, पंक्तियां हैं। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजित प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। इसका अर्थ है श्रम जल देना यानी सुख, खून पसीना बहाना। यानी किसी काम को करते समय जो हमारा खून पसीना बनकर बहता है उसे क्या कहते हैं? स्वेट, ओके। श्रम जल यानी पसीना, खून पसीना बोलते ना। खून पसीना को श्रम जल कहते हैं, यानी उसको अंग्रेजी में कहते हैं स्वेट। पीछे यानी बैक, मत यानी डोंट, विजित यानी विक्ट्री, प्रकृति यानी चराचर संसार ये नेचर, सुख यानी हैप्पीनेस, पाना यानी टू गेट मिलना। प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ है। जिसने श्रम किया है
वही सबसे पहले सुख पाने का अधिकारी है। जिसने श्रम किया है, जिसने मेहनत की है, कड़ी धूप में पसीना बहाया है, अपना खून पसीना बहाया है, वही क्या है, श्रमिक है। और जिसने श्रम किया है वो श्रमिक, वही सबसे पहले सुख पाने का अधिकारी है। उसे कभी पीछे रहने देना, ओके, उसे कभी पीछे नहीं रहने देना चाहिए। तो हमें ऐसे श्रमिक को कभी भूलना नहीं चाहिए। देखिए ताजमहल है, ताजमहल शाहजहां ने रुपया पैसा खर्च किया, मगर उसको बनाने वाले श्रमिक थे। समझ में आया? जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं उनको बनाने वाले श्रमिक होते हैं। धनवान लोग सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मगर मेहनत करता है गरीब, एक श्रमिक दिन रात कड़ी मेहनत में, कड़ी धूप में खून पसीना जलाकर अपनी मेहनत देता है, तभी एक सुंदर इमारत खड़ी होती है। किसान खेत में खून पसीना बहाकर अन्न उगाने का कठोर परिश्रम करता है, तभी हम सबकी भूख मिटती है। वह श्रमिक है। तो जो अपना खून पसीना बहाकर श्रम करता है, उसी को सुख देने का, सुख पाने का पहला अधिकार उसी का है। उसे कभी हमें पीछे नहीं रहने देना चाहिए। यह इस पंक्ति का भावार्थ है। समझ में आ गया? तो अभी आपको क्या करना है, ये पंक्तियां आपको आपके क्लास वर्क में लिखना है, और उसके नीचे आप लिखेंगे, मैं यहाँ पर शब्दार्थ दूंगी, वो शब्दार्थ उसके नीचे एक लाइन छोड़कर लिखिए। ठीक है? यहाँ पर मैं दूंगी शब्दार्थ। देखो शब्दार्थ, ओके। पहला है श्रम जल। श्रम जल यानी स्वेट। विजित, विजित का अर्थ है विक्ट्री। प्रकृति, नेचर। प्रकृति का अर्थ है प्रकृति। नेचर। सुख, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। पाना, टू गेट। ओके, तो देखिए आपको पंक्तियां लिखना है। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजित प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। यानी जिसने कठोर धूप में अपना खून पसीना बहाकर श्रम किया है, उसे पीछे मत रहने दो, उस श्रमिक को पीछे मत रहने दो, उस श्रमिक को पीछे मत रहने दो। विजित प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो, सुख पाने का पहला अधिकार उसी का है, उसे कभी पीछे मत रहने दीजिए। ओके, और उसके नीचे आपको लिखना है श्रम जल, स्वेट, विजित, विक्ट्री, प्रकृति, नेचर, सुख, हैप्पीनेस, पाना, टू गेट। इन शब्दार्थों को, इस पंक्तियों को लिखने के बाद एक लकीर छोड़कर इन शब्दार्थों को लिखिए। चलिए आपका क्लास वर्क होकर लिखना शुरू कीजिए।
अच्छा, लिख लिया। अब हम देखेंगे शेष पंक्तियों का अर्थ जानेंगे। शेष पंक्तियां हैं, देखिए। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है, जो कुछ एक मिनट, थोड़े नीचे से लिखेंगे हम। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है, जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है, वह मनुष्य मात्र का धन है। वह मनुष्य मात्र का धन है। वह मनुष्य मात्र का धन है। धर्मराज उसके कण कण का, उसके कण कण का अधिकारी जन जन है। उसके कण कण का अधिकारी उसके कण कण का अधिकारी कौन है बच्चों? जन जन है। हम आम कॉमन पीपल, ईच पीपल इज हैविंग। ओके, देखिए क्या बताया गया है। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है, वह मनुष्य मात्र का धन है। धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है। यहाँ पर शब्दार्थ देखिए। न्यस्त का अर्थ है रखा हुआ, केप्ट। प्रकृति का अर्थ है चराचर, नेचर, संसार। मनुष्य का अर्थ है अमान। मात्र का अर्थ है केवल, ओनली। धन यानी पैसा। धर्मराज यानी युधिष्ठिर। धर्मराज यानी ओके, धर्मराज का अर्थ कौन है? युधिष्ठिर। धर्मराज यानी कि युधिष्ठिर, जो पांडवों का बड़ा भाई है, एल्डेस्ट सन ऑफ पांडवास। कण कण, अणु, अ पार्टिकल। अधिकारी, हक पाने वाला। द पर्सन हु हैव राइट्स, उसको अधिकारी कहते हैं। हक पाने वाला यानी द पर्सन हु हैव राइट्स। जन यानी कि लोग, यानी पीपल। भावार्थ है इन पंक्तियों का, इस प्रकृति में, हे धर्मराज, इस प्रकृति में भगवान ने जो कुछ भी दिया है उसे स्वीकार करना चाहिए। हे धर्मराज, इस प्रकृति में, इस सृष्टि में भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। वह केवल मनुष्य मात्र के लिए ही उचित है। वह केवल मनुष्य मात्र के लिए ही उचित है। प्रकृति देर कण को भोगने का अधिकारी केवल परिश्रमी लोग हैं। प्रकृति के दर कण को, प्रकृति का दर कण यानी कि प्रकृति का कण, पार्टिकल यानी particle of the nature, each particle of the nature. So who has the right to use a labor? Okay, यानी प्रकृति के हर कण को, ओके, उस हर कण से सुख पाने का अधिकार किसका है? एक श्रमिक का है, परिश्रमी लोगों का है, जो मेहनत करते हैं ऐसे लोगों का है। समझ में आ गया? फिर एक बार मैं देखो इसका भावार्थ पढ़ रही हूँ, फिर से मैं पंक्तियां भी पढ़ूंगी। देखिए, जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है, वह मनुष्य मात्र का धन है। धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी
जन जन है। हे धर्मराज, इस प्रकृति में भगवान ने जो कुछ भी दिया है उसे स्वीकार करना चाहिए। वह केवल मनुष्य मात्र के लिए ही उचित है। प्रकृति के दरकन को भोगने का अधिकारी केवल परिश्रमी लोग हैं। ओके ना, तो ये इसका भावार्थ हो गया। अब हम, आप क्या कीजिए, पहले से इसके ये पंक्तियों को लिख लीजिए। ओके, और मैं यहाँ पर आपको कुछ शब्दार्थ दूंगी, इन पंक्तियों के नीचे आपको उसको लिखना है। ओके, तो देखिए शब्दार्थ इस तरह से लिखिए। न्यस्त यानी केप्ट, न्यस्त। केप्ट। धन यानी मनी, धन। धन यानी मनी। धर्मराज, एल्डेस्ट सन ऑफ पांडवस। धर्मराज, एल्डेस्ट सन ऑफ पांडवस। कण कण, a particle। particle, a particle, okay, and अधिकारी, अधिकारी, the person who have rights, the person who have rights, जन, people, जन मीन्स पीपल। ओके, शब्दार्थ देखिए। न्यस्त यानी केप्ट, न्यस्त का अर्थ है केप्ट। धन का अर्थ है मनी। धर्मराज, एल्डेस्ट सन ऑफ पांडवास। कण कण, अ पार्टिकल। अधिकारी, द पर्सन हु हैव राइट्स। जन, पीपल। ओके, सो पहले आपको इन पंक्तियों को लिखना है। पहले इन पंक्तियों को लिखिए, उसके बाद आपको इसके नीचे एक लाइन लकीर छोड़कर शब्दार्थों को लिखना है। लिखना शुरू कीजिए।
लिख लिया। अभी हम देखेंगे यहाँ पर 2 प्रश्न उत्तर है, उसके बारे में जानेंगे। भाग्यवाद का छल क्या है? प्रश्न है भाग्यवाद का छल क्या है? तो आंसर इस तरह लिखिए, भाग्य से ही सभी घटनाएं घटित होती हैं, मानव निमित्त मात्र है। इस वाद की आड़ में कुछ लोग बिना काम किए पाप से जमा किए गए धन को भोगते हैं, इसी को भाग्यवाद का छल कहते हैं। अर्थ क्या है इसका, इस प्रश्न का? भाग्यवाद का छल क्या है पूछा गया, यानी भाग्यवाद के छल के बारे में हमें लिखना है। भाग्य से सभी घटनाएं घटती है, मानव निमित्त मात्र है। जो भी हमारे जीवन में घटनाएं घटती है वह भाग्य पर आधारित ही घटती है। हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता होता, हम जो सोचते वो नहीं होता और जो नहीं सोचते वो होता, यानी सभी घटनाएं भाग्य के सहारे ही घटते हैं हमारे जीवन में। इस भाग्यवाद की आड़ में कुछ लोग बिना काम किए पाप से पैसा जमा करते हैं और धन को भोगते हैं, यानी उसका आनंद उठाते हैं, इसी को भाग्यवाद का छल कहते हैं। ओके ना? तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। नर समाज का भाग्य क्या है? नर समाज का भाग्य क्या है, यह क्वेश्चन है। इसका आंसर इस तरह लिखिए, नर समाज का भाग्य एक ही होता है, वह है मानव का परिश्रम और उसकी भुजाओं की शक्ति। नर समाज का भाग्य क्या है? वह मानव का परिश्रम, मेहनत, कष्ट, मानव का परिश्रम और उसकी भुजाओं की शक्ति, यानी भुजबल, भुजाओं की शक्ति और उसका परिश्रम ही मानव नर समाज का क्या है? भाग्य है। ओके, इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। और तीसरा प्रश्न है, श्रमिक के सम्मुख क्या क्या झुके हैं? श्रमिक के सम्मुख क्या क्या झुके हैं? इसका आंसर इस तरह लिखिए, श्रमिक के सम्मुख सारी धरती और आसमान झुके हैं, अर्थात नर और सुर सब नतमस्तक हुए हैं। नर यानी मानव, सुर यानी देव, यानी ये मनुष्य और वो देवता, ओके, सारे लोग श्रम के यानी एक मेहनती परिश्रमी इंसान के आगे, श्रमिक के आगे झुके हुए हैं, यानी आदर से नतमस्तक हुए हुए हैं। ओके ना? 4th क्वेश्चन है, श्रम जल किसने दिया? श्रम जल क्या यानी पसीना। श्रम जल किसने दिया? पसीना यानी स्वेट। श्रम जल का अर्थ क्या? स्वेट। सो श्रम जल किसने दिया? तो आंसर इस तरह लिखिए, काम करने वाले श्रमिकों और किसानों ने श्रम जल दिया। काम करने वाले श्रमिकों ने और किसानों ने अपना श्रम जल दिया। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। 5th प्रश्न है, मनुष्य का धन क्या है? प्रकृति में रखी गई संपदा ही मनुष्य का धन है। ये जो प्राकृतिक संपदा है, नेचुरल वेल्थ, यही मनुष्य की क्या है? संपत्ति, धन है। कण कण का अधिकारी कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण कण का अधिकारी कौन है? इसका उत्तर इस तरह लिखिए, प्रकृति में छिपी संपदा पर सबका अधिकार है। जो श्रम करके सफलता पाता है वही कण कण का अधिकारी है। जो मेहनत करता है, जो श्रम करता है और सफलता पाता है, वही कण कण का अधिकारी है। समझ में आ गया? सो इस प्रश्न का उत्तर आपको इस तरह से लिखना है। आगे देखिए, अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया में अन्य प्रश्न उत्तर भी दिए हुए हैं, जिन्हें पढ़कर मैं आपको सुनाऊंगी। ध्यान से सुनिए। टेक्स्ट, ये आपका स्टडी मटेरियल पेज नंबर 129 पढ़ रही हूँ। आप भी आपका स्टडी मटेरियल 129 पेज खोलिए और ध्यान से सुनिए। ओके? देखिए, भाग्य और कर्म में आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं? क्यों? भाग्य और कर्म में आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं और क्यों? तो उत्तर इस तरह लिखिए, भाग्य और कर्म में मैं कर्म को श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि भाग्य चंचल है। भाग्य खुल सकता है या फूट सकता है। वह आदमी को राजा या रंक बना सकता है। वह आदमी को निकम्मा बनाता है। वह उसे कर्मच्युत बनाता है। वह परोपजीवी बनाता है। लेकिन कर्म फल हमेशा मीठा ही होता है। कर्म आदमी को धन दौलत, तंदुरुस्ती, संतुष्टि, आत्मनिर्भरता, स्वावलंबिता,
परोपकारिता आदि देता है। देखिए क्या है प्रश्न, क्या है, भाग्य और कर्म में आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं, यानी भाग्य को श्रेष्ठ मानते हैं या अपने किए हुए कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, ये आपको पूछा गया है। इसका आंसर इस तरह लिखिए, भाग्य और कर्म में मैं कर्म को श्रेष्ठ मानता हूँ। क्योंकि भाग्य तो चंचल है, एक जैसा नहीं रहता। आज हमारा भाग्य अच्छा है, कल हमारा भाग्य खराब होगा, इसलिए हम कर्म को श्रेष्ठ मानना चाहिए। भाग्य तो चंचल है, भाग्य खुल भी सकता है, यानी हमारा भाग्य अच्छा भी हो सकता है, यानी अगर हमारा भाग्य अच्छा भी हो सकता है, हमारा भाग्य फूट भी सकता है। बोलते हैं ना जब बुरा होता है, हाय मेरे तो भाग्य फूट गए, बोलते हैं ना, यानी भाग्य चंचल है, वो स्थिर नहीं रहता। भाग्य खुल सकता है या फूट जाता है या खराब होता है। इसीलिए हमें कर्म यानी हमारे किए हुए परिश्रम को, कार्य को श्रेष्ठ मानना चाहिए। वह आदमी जो राजा या रंक बना सकता है, ये भाग्य जो है आदमी को राजा बनाता है, कभी रंक बनाता है, रंक यानी भिखारी। वह आदमी को निकम्मा यानी यूजलेस भी बनाता है, ये भाग्य आदमी को यूजलेस बनाता है। कब? जब आदमी का बुरा समय चलता हो, सभी कुछ उसके साथ बुरा होने लगता है, तो आदमी निराश हो जाता है और वो निराशा में काम करने के लायक नहीं रहता। वो एक तो पागल हो जाता है या फिर किसी व्यसन यानी किसी शराब पीना, जुआ खेलना, सिगरेट बीड़ी पीना, ओके, ऐसे में अपने आप को बर्बाद कर देता है। यानी क्या करता है, वो आदमी को निकम्मा बना देता है। कौन? भाग्य। वह उसे कर्मच्युत बनाता है, काम करने के लायक नहीं बनाता। वह उसे परोपजीवी बनाता है, वह उसे दूसरों पे निर्भर होकर जीने वाला बनाता है। जब आदमी निराश होता है, डिप्रेशन में चले जाता है, तो यही भाग्य उसे क्या करता है, काम में न आने वाला निकम्मा इंसान बना देता है। मगर कर्म फल यानी जो हम कार्य करते हैं, हमें निराशा भी प्राप्त हुई हो, हमारा भाग फूट गया हो, फिर भी हम अगर काम करेंगे हिम्मत से, तो यही कर्म फल हमें हमेशा मीठा होता है। कर्म का फल मीठा होता है। मीठा यानी स्वाद से मीठा नहीं होता, उसका फल जो है अच्छे रिजल्ट लाता है। काम करने से फिर से हम सफलता पा सकते हैं, जीवन में श्रेष्ठ बन सकते हैं। इसीलिए हमें बच्चों भाग्य के मुकाबले कर्म यानी हमारे काम को, श्रम को श्रेष्ठ मानना चाहिए। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, श्रम के बल पर हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं। या फिर प्रश्न इस तरह भी पूछा जाएगा, परिश्रम से हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह लिखिए, श्रम के बल पर हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बना सकते हैं। यदि हम खुश और आनंद से रहेंगे तो संसार के सारे सुख प्राप्त कर सकते हैं, समाज में आदर पा सकते हैं, खूब धन कमाकर दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं। इसलिए सच ही कहा है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। और मेरा निवेदन है कि आपको एक बार आपका स्टडी मटेरियल में दिए हुए पूरे प्रश्न ध्यान से एक बार पढ़ना चाहिए, उस पर विचार कीजिए, फिर उन प्रश्नों के उत्तरों को आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। करोगे ना? यस, आपको करना चाहिए इसे। आगे देखिए, बच्चों 10th क्लास है और आपको अपने शब्दों में उत्तर लिखने का प्रयास करना चाहिए। जब आप अपने शब्दों में उत्तरों को लिखोगे, तो जब आप बोर्ड एग्जाम लिखोगे, तब आपको इसके पूरे के पूरे गुण यानी ऑल मार्क्स यू कैन गेट। ओके, सो प्रश्नों को पढ़िए, उसके उत्तर को पढ़िए, समझिए और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। ओके, कोई दिक्कत हो तो हम अध्यापकों से संपर्क कीजिए, हम आपको समझाने के लिए तैयार है, ठीक है ना। और आपके हस्ताक्षर यानी हैंड राइटिंग अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में हैंड राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, अगर आपने कुछ भी गलत लिखा हुआ हो तो हैंड राइटिंग को आपको अटेम्प्टिंग मार्क्स मिलेंगे। और कुछ भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, हर प्रश्न को आपको अटेम्प्ट करना है। जो भी आया उसे सोचिए और उसे लिखने का प्रयास कीजिए। और बड़े प्रश्नों को, 10 मार्क्स के प्रश्नों को पेज टू पेज, 2 पेजेस, 3 पेजेस में लिखिए। और छोटे क्वेश्चंस को मिनिमम 1 फुल पेज एंड 1 हाफ पेज में लिखिए। समझ में आ गया? इन बातों को आपको ध्यान में रखना है बोर्ड एग्जाम देने के लिए। ये है आपको मार्क्स हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है। ओके ना? अभी देखिए नेक्स्ट आपका स्टडी मटेरियल पेज नंबर 130 देखिए। अभिव्यक्ति सृजनात्मकता के प्रश्न देखेंगे हम। कवि मेहनत करने वालों को सदा आगे रहने की बात क्यों कर रहे हैं? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा गया है, हर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, हर साल पूछा गया है। इसको आपको बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। तो इसका आंसर देखिए, कवि मेहनत करने वालों को सदा आगे रखने की बात कर रहे हैं क्योंकि वे मेहनती परिश्रमी हैं, देश की समृद्धि और उत्पादकता के मूल कारक हैं। वे ही समाज के अन्नदाता और सुखदाता हैं। उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलना चाहिए। उन्हें हमेशा आगे का स्थान ही देना है, न कि पीछे का। वे ही कण कण के अधिकारी हैं। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। और नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ने मजदूरों के अधिकारों का वर्णन कैसे किया है? अपने शब्दों में लिखिए। या फिर प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा, मजदूर के क्या अधिकार है? अपने शब्दों में लिखिए। इस तरह से लिखिए उत्तर। कण कण का अधिकारी कवितांश प्रसिद्ध काव्य कुरुक्षेत्र के 7वें सर्ग से उद्धृत है। इसके कवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हैं। वे अपने काव्य उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करते हैं। प्रस्तुत कवितांश में कवि भीष्म पितामह के माध्यम से कुरुक्षेत्र युद्ध से विचलित धर्मराज को समुचित उपदेश देते हैं। वे कहते हैं कि हे धर्मराज, सॉरी बच्चों, थोड़ा गले में दिक्कत है। ओके, देखिए, हे धर्मराज, कुछ लोग पाप से, कुछ लोग भाग्य की आड़ में अनुचित तरीके से धनार्जन करते हैं। प्राकृतिक संपदा सबकी है, न कि मुट्ठी भर लोगों की। मानव समाज का भाग्य परिश्रम और भुजबल ही है। इससे जंगल में भी मंगल मना सकते हैं। श्रमिक को सभी नर और सुर गौरव देते हैं। वही प्राकृतिक संपदा का सर्वप्रथम अधिकारी है। प्राकृतिक संपदा का एक एक कण पर हर एक का अधिकार है। परिश्रम ही असली अमूल्य धन दौलत एवं सुख शांति है। श्रम एव जयते। इस प्रकार कवि दिनकर भाग्यवादी शोषण, श्रम शक्ति का वास्तविक महत्व, संपत्ति पर श्रम, जीविका, समान अधिकार, सहज संपदा पर जन जन का समान अधिकार आदि विषय भीष्म के मुंह से कहलाते हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको इस तरह से लिखना है। और नेक्स्ट है, श्रम का महत्व विषय पर निबंध लिखना है। यू हैव टू राइट द एसे ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर। ओके, सो मेहनत का महत्व विषय पर निबंध इस तरह से लिखिए। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। श्रम करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता, वह हमेशा सफल होता है। सारा संसार उसे आदर भाव से देखता है। प्रकृति से पहले परिश्रम करने वाले को सुख मिलना चाहिए। श्रम करके सफलता प्राप्त करना मानव का जन्म सिद्ध गुण है। श्रम के आगे कोई असंभव नहीं है। श्रम करने से कोई भी व्यक्ति असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। इसीलिए आरंभ से ही मानव कर्मरत हो सफलता प्राप्त कर रहा है। यह श्रम करना महान गुण है। श्रम करने से हम संपत्ति, यश, जीवन यापन के आवश्यक सुख सुविधाएं, इज्जत,
प्रकृति पर विजय आदि हासिल कर सकते हैं। नर समाज का भाग्य श्रम और भुजबल ही है। जो व्यक्ति श्रम करके पसीना बहाता है वही प्रकृति के कण कण का अधिकारी है। श्रम करने वालों से ही सब लोगों को आवश्यक चीजें सुविधाएं मिल रही हैं। सृष्टि में अनेक आवश्यक और जीवनोपयोगी चीजें निक्षिप्त है। निस्वार्थ भाव से श्रम करने वालों को ही प्रकृति वशीभूत होती है। श्रम और भुजबल ही मानव समाज के एकमात्र आधार हैं। इस श्रम के आगे पृथ्वी और ऊंचा आसमान भी विनीत हो जाते हैं। इसलिए श्रम के महत्व को बताते हुए 1 मई को विश्व श्रम दिवस मना रहे हैं। इसे श्रमिक दिवस या श्रम दिवस भी कहते हैं। इसलिए संसार में श्रम करने वाले मजदूर का स्थान महत्वपूर्ण है। इस तरह से आपको ऐसे लिखना है, ओके ना। और अगला प्रश्न है, नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। जीवन की सफलता का मार्ग श्रम है। अपने विचार व्यक्त कीजिए। या फिर प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा, जीवन की सफलता के मार्ग में परिश्रम का बड़ा महत्व है। अपने शब्दों में विचार स्पष्ट कीजिए। तो आपको इस तरह से उत्तर लिखना है, नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। जीवन की सफलता का मार्ग श्रम है। इसके संबंध में मेरा विचार इस प्रकार है, श्रम और भुजबल ही मानव समाज का एकमात्र आधार तथा भाग्य है। श्रम के सामने भूमि झुक जाती है और आकाश भी विनीत हो जाता है। श्रम से मानव असंभव को भी संभव बनाता है। जो व्यक्ति श्रम करके सफलता पाता है वह जीवन में उन्नत स्थान पाता है। उसे कभी पीछे रहने नहीं देना चाहिए। भाग्य और कर्म में कर्म ही श्रेष्ठ है। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता, वह हमेशा सफल होता है, क्योंकि काल्पनिक जगत को साकार रूप देने वाला वही है। इसके कण कण के पीछे उसी का श्रम है। इसीलिए जो परिश्रम करता है वही कण कण का अधिकारी कहलाता है। श्रम करना महान गुण है। श्रम करने से हम संपत्ति, यश, जीवन यापन के आवश्यक सुख सुविधाएं, इज्जत, प्रकृति पर विजय आदि प्राप्त कर सकते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए श्रम करने वाले व्यक्ति को ही सबसे पहले सुख पाने का अधिकार होता है। मेहनत करने से ही वांछित सुख पा सकते हैं, लेकिन भाग्य से हम कुछ नहीं पा सकते। ओके, तो इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो अब हमारा साक्षी इस तरह से लिखिए। साक्षी लिखना है आपको अभी। साक्षी सब्जेक्ट लिखिए यहाँ पर, हिंदी सेकेंड लैंग्वेज। क्लास लिखिए 10th क्लास, और HW लिखिए लर्न एंड राइट ऑल question and answers from poem 4 in classwork as homework one time. Okay, so here PS and TS। आपको इस पार्ट के ऑल क्वेश्चन आंसर्स क्लास वर्क में होमवर्क जैसा लिखना है, और लिखने के बाद स्कूल के मेल आईडी को भिजवा दीजिए, सभी में भिजवाइए। यहाँ पर हमने पार्ट 4 कण कण का अधिकारी यह कविता समाप्त कर दी है।
कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फोन कर अपनी शंकाओं का हल निकाल सकते हैं, शंकाओं को दूर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम यही रुकेंगे। यहाँ पर हमारा पाठ 4 कण कण का अधिकारी समाप्त हो गया। हम फिर नए पाठ के साथ फिर एक सेशन में मिलेंगे। तब तक धन्यवाद, बाय बाय।